जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी अभ्यर्थी पुलिस में जाने के लिए सपना देख रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एसआई के लिए। रेलवे में एसआई की वैकेंसी आई हुई है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे क्या इसके लिए क्राइटेरिया होने वाला है, क्या सिलेबस है, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप निश्चित बिना किसी गलती के अपना आवेदन कर सकेंगे और चयनित भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ठीक है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में और स्पेशल फोर्स के लिए इसके लिए वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर की, मतलब कि 2 स्टार। ठीक है, दरोगा कहते हैं हम लोग साधारण भाषा में। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये आरपीएफ का जो नोटिस नंबर 01/2024, ठीक है, तो इसमें ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है, मतलब 15/4/2024 से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 15 अप्रैल से इसके लिए आवेदन स्टार्ट है, आज से ही। जो भी आरपीएफ में एसआई की पोस्ट लेना चाहते हैं वो इसके लिए आवेदन करेंगे। क्लोजिंग डेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है 14/5/2024। 14 मई के रात तक आप लोग इस पे आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके आवेदन में कुछ गलती होती है तो 15/5 से 24/5 तक आपको 10 दिन का समय और दिया जाता है कि अगर आपके आवेदन में कुछ गलती तो उसको भी सुधार कर ले। तो ये डेट महत्वपूर्ण है, अंत तक जाने के इंतजार मत करें, कंप्लीट वीडियो देख करके इसमें आवेदन आज ही कर दें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी पोस्ट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो सिक्योरिटी की पोस्ट लेवल 6 की है, इसका इनिशियल पे 35,400 रुपए है। जो लेवल 6 की पोस्ट होती है वो रेलवे में स्टेशन मास्टर की होती है। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर के समकक्ष एक एसआई की पद यहाँ पे इनिशियल पे लेवल पे आप देख सकते हैं। लेवल 6 में आप स्टेशन मास्टर बनेंगे तो भी आपकी लेवल 6 से ही शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मल इसमें एज मांगा गया है 20 से 28 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर वो जनरल कैटेगरी से है। और उसके बाद इसमें छूट भी दी गई है ओबीसी, एससी और एसटी को। ठीक है, अब बात करें दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी है। 452 वैकेंसी है टोटल, है ना, कुल मिलाकर के 452 वैकेंसी है। इस वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा कि वो जनरल, एससी, एसटी महिलाओं में, एक्स सर्विसमैन में किस प्रकार से विभाजित की गई है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं। ऑनलाइन मोड में ही केवल आपको आवेदन करना है। ठीक है, और कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको इसमें आवेदन नहीं करना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कैंडिडेट मेडिकली अनसुटेबल है तो इसमें आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि 1/3 मार्किंग होगी। आगे मैं इस चीज को और डिस्कस करूंगा जब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसमें और देखते हैं। बहुत बड़ा पीडीएफ रेलवे के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट में हम लोग को बता देता हूँ। बहुत लोग इसके लिए परेशान होते हैं। तो नॉर्मल जो कंडीशन होती है आरपीएफ में एसआई के लिए तो 20 से 25 साल होती है, लेकिन इस साल जो कोरोना है उसमें 3 साल की छूट दी गई है, तो 20 से 28 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 साल की छूट दी गई है एसटी एंड एसटी को, एससी एसटी को, और 3 साल के जो ओबीसी रहते हैं नॉन क्रीमी लेवल जो कंडीशन है उनको ही दी गई है छूट। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे अलग से छूट दी गई है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी अगर किसी का जन्म है 2/7/1996 के पहले हुआ है, ठीक है, 1996 के पहले हुआ है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर ओबीसी कोई अभ्यर्थी है तो 2/7/1993 के पहले किसी का जन्म हुआ है तो वो आवेदन नहीं करेगा। और एससी एसटी है तो 2/7/1991, ठीक है, इसके पहले जन्म हुआ है मतलब कि 90 में, 89 में, तो आप लोग आवेदन नहीं करेंगे। अगर 2/7/1991 इससे बाद आपका जन्म हुआ है 1992, 93, 94 में, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई अभ्यर्थी है जिसका 1/7/2004 के बाद जन्म हुआ है वो भी इस पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसके बीच के जो अभ्यर्थी हैं वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और मैं बता दोस्तों केवल इसी बार ये छूट दिया गया है। अगली बार जब ये वैकेंसी आएगी तो केवल 20 से 25 साल ही इसकी नॉर्मल एज लिमिट रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों को ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, और ऐसा कोई अभ्यर्थी है, ठीक है, जो फाइनल ईयर में है एग्जामिनेशन के अपने, तो वो भी शुड नॉट अप्लाई, वो भी आवेदन नहीं कर पाएगा कि मैं ग्रेजुएशन के फाइनल में हूँ और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा आते आते, तो वो लोग आवेदन नहीं करना है। ठीक है, अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कितना रुपए लगने वाला है। फीस स्ट्रक्चर में रेलवे ने
एक बड़ा मॉडिफिकेशन किया है। आप लोग को पता होगा जो पहले एग्जाम देते हुए आए हैं कि फॉर ऑल कैंडिडेट जो जनरल के हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के हैं, उनको 500 रुपए का आवेदन भरा जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए कि अपने ही अकाउंट वगैरह से पेमेंट करें, क्योंकि जब आप एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे, जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप बैठेंगे, तो वहां से आपको लगभग 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। जो जो एग्जाम में अपीयर होते हैं, जो जो एग्जाम दिलाते हैं सीरियसली, उनका पैसा वापस आता है। जो एग्जाम में नहीं बैठते हैं, नहीं जाते हैं, उनका पैसा वापस नहीं आता है। और SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल हो गया, ठीक है, ये लोग के लिए 250 रुपए की फीस है, तो इन लोग का भी पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे 400 रुपए रिटर्न कर दिया जाएगा वापस, ठीक है, और यहाँ पे 250 रुपए रिटर्न कर दिया जाएगा। बैंक चार्ज काट करके कुछ पैसे यहाँ पे वापस कर दिए जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, इसमें रिजर्वेशन के बारे में भी काफी जानकारी दी गई है, एक्स सर्विसमैन के बारे में भी काफी जानकारी दी गई है। पीडीएफ में आगे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये लगभग 23 पेज का पीडीएफ यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। आपने आवेदन कर दिया, आपने अपनी एज देख ली, पैसा देख लिया, अब हम बातें कैसे हैं करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की गई है। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ क्या है कि ऑनलाइन मोड में आप लोगों ने आवेदन करना है। ठीक है, आप लोगों ने आवेदन कर दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो है कितने स्टेज में होगा। पहला स्टेज होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रखा जाएगा, मतलब कि आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आगे जो सेकंड स्टेज होगा, जब आप इसमें क्लियर हो जाएगा आपको ये, तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब कि रनिंग वगैरह होगा, और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, हाइट, चेस्ट वगैरह सारी चीजें। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होने वाला है। पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं, हम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे होगा, जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रकार समझिए कि जो ग्रेजुएशन लेवल का जो स्टैंडर्ड होता है उसको आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, 90 मिनट का जो होगा आपका एग्जाम होगा, और 120 प्रश्नों का यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा, उसमें टिक करना पड़ेगा। अगर आप सही प्रश्न करते हैं तो आपको उसके लिए 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर कोई भी प्रश्न को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उसको टिक नहीं करते हैं, तो उसमें कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। आप किसी प्रश्न को टिक करते हैं और वह प्रश्न गलत हो जाता है, आप सही नहीं करते हैं मार्क, तो वहां से 1/3 आपके जो अंक है वो काटे जाएंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 यहाँ पर रखी गई है, जो काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत केयरफुली टिक करना होगा। कुछ यहाँ पे आपको कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में इसका एग्जाम लिया जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, और मिनिमम जो पास परसेंटेज है आपको परीक्षा में, ठीक है, तो वो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए 35% नंबर लाना जरूरी है, और SC ST कोई अभ्यर्थी है तो मिनिमम 30% नंबर लाना जरूरी है, तब वो पास माना जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ नहीं है, इससे अधिक नंबर लेके आना है आपको, कट ऑफ बाद में डिसाइड होगा, लेकिन मिनिमम 35% आपको और 30% आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है द मार्क्स स्कोर्ड इन CBT shall be counted for shortlisting of candidate for further stage in recruitment process। जो आपके इस नंबर आएंगे CBT में, वही नंबर आपके काउंट किए जाएंगे आगे आपको भेजने के लिए। ठीक है, अब सिलेबस में बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो वहां पर ये कंप्लीट जो PDF है मैं आपको भेज दूंगा। तो सिलेबस यहाँ पे देखेंगे, अरिथमेटिक है 35 नंबर के, मतलब 35 नंबर का यहाँ पे मैथ्स है। ठीक है, तो होल नंबर, नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह, यहाँ से रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये सारे आपको टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। परसेंटेज है, अच्छे टॉपिक में, रेशियन प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात कहते हैं, एवरेज मतलब कि औसत, इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज हो गया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ और हानि हो गया, डिस्काउंट मतलब कि छूट हो गया, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय और दूरी, ये सब जो सवाल है ये आपसे मैथ्स के पोर्शन से पूछे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। तो रीजनिंग से आपसे 35 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स है, ये सारी चीजें आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ये जो आपका पूछा जाएगा रीजनिंग से। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस के 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस में आपको इन्वायरमेंट से सारी चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद सबसे जो लास्ट उसको पढ़िए आपकी इंडियन
हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न हो गए आपके, 35 70 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग होने वाला है और 50 नंबर का जीएस जीके होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया, 120 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे और इसको हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आपका सीबीटी का प्रिपरेशन आपको इस प्रकार से करना है। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, तो कितने नंबर लाएंगे, तो आपका इसमें नाम आ जाएगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में। तो आपको 10 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, जितने पद हैं पदों का 10 गुना, जैसे मान लीजिए 500 पद हैं आपके, तो लगभग 5000 अभ्यर्थियों को, ठीक है, 5000 अभ्यर्थियों को फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पदों का डायरेक्ट मल्टीपल 10 टाइम्स। चलिए, तो और आपको वो जो 10 टाइम्स होंगे वो अपना कट ऑफ भी क्लियर करेंगे। अब जो पीटी होगा वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, देख पाएंगे। चलिए, तो जो सब इंस्पेक्टर मेल के जो अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, उनके लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसको 6 मिनट 30 सेकंड मतलब 6.5 मिनट में करना पड़ेगा। 800 मीटर की रनिंग उनसे नहीं करवाई जाएगी। लॉन्ग जंप होगी, मतलब लंबी कूद होगी, जिनको 12 फीट कूदना पड़ेगा। ठीक है, और हाई जंप उनको करनी पड़ेगी 3 फीट 9 इंच, ये मिनिमम है, इतना कम से कम करना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें पास कहलाएंगे। और जो लेडीज होंगी, फीमेल्स कैटेगरी की जो होंगी, ठीक है, उनको 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट में, 9 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और 3 फीट जो है वो हाई जंप करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब पीएमटी के क्राइटेरिया की बात करते हैं। क्राइटेरिया क्या है पीएमटी का, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पे ये है कि जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर में और फीमेल जो होंगे 157 सेंटीमीटर होगी। हाइट की अगर बात करते हैं तो 80, ठीक है, अनएक्सपेंडेड है, मतलब बिना फुलाए, और फुलाने से आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो चेस्ट की बात है केवल मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, केवल लड़कों के लिए है। SC ST के जो अभ्यर्थी होने वाले हैं उनके लिए अलग से क्राइटेरिया 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, और जो लड़कियां हैं SC और ST कैटेगरी की उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करते हैं तो 76.2 है बिना फुलाए, और अगर जब वो सांस भर के फुलाते हैं तो 81.2 सेंटीमीटर उनका चेस्ट में एक्सपेंडेशन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है जो गढ़वाल के हैं, गोरखा के हैं, उनके लिए यहाँ पे अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, डोगरा है, कुमाऊं है, वो जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर उनकी हाइट में और उनको छूट वगैरह दी जाती है। चलिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग भूल जाएंगे इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो आप रनिंग करेंगे 1600 मीटर या 800 मीटर के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उसमें केवल आपको ओनली 1 चांस, ठीक है, केवल 1 चांस दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप और हाई जंप अगर कोई कैंडिडेट करता है, कुछ फाउल वगैरह हो जाता है, तो उसको 2 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे। आप लोग ध्यान देंगे, रनिंग में 1 चांस है और वो सब में आपको 2 चांस दिए जाएंगे। चलिए, आगे बात करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो फिजिकल होगा पीटी पीएमटी का, इस क्वालिफाइंग नेचर, नो मार्क्स आर टू बी हेल्ड आर टू बी अवॉर्डेड। ठीक है, कोई भी इसमें अलग से आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आपको पास करना जरूरी है। यहाँ पर देख पाएंगे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा आपके इसके बाद। ठीक है, अगर आप पास कर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे लिखा गया क्या क्या चीजें आपको लानी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज लानी पड़ेगी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज अ एज प्रूफ, आपको उम्र का प्रूफ देने के लिए, सबूत देने के लिए आपको 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ देने के लिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा SC ST OBC और नॉन क्रीमी लेयर के तो है। ठीक है, OBC में अगर आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो कोई परेशान नहीं होगा अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, जनरल वालों को और OBC के जो क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जो सेना में था तो उसको डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद और क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ आपको ले जाना है, 2 कॉपी। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना है अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और बिलोंगिंग टू इकोनॉमी वीकर सेक्शन अगर आप ईडब्ल्यूएस का लेके जाते हैं तो वहां पर भी आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें आपको इसके लिए जरूरी हो जाएंगी जब आपका सिलेक्शन होगा तो। ठीक है,
तो मोस्टली मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता दी है। उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवा जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी आप लोग की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हाउ टू अप्लाई वगैरह, इसमें सारी चीजें दी गई हैं। हाउ टू अप्लाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑनलाइन जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे तो इस चीज का सारी चीजों का ख्याल रखेंगे, ठीक है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है, जो कि साइज यहाँ पे दिया 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। कोई भी आप चश्मा वगैरह लगा के और टोपी वगैरह लगा के फोटो ना खींचवाए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं उसकी कम से कम 12 कॉपीज आप फ्यूचर यूज के लिए अपने पास जरूर रखें। सेम फोटो होनी चाहिए, जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं उसकी 12 कॉपीज 15 कॉपीज अपने पास निकलवा के रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जो आपका स्कैन जेपीजी इमेज हुई कैंडिडेट के सिग्नेचर की, ठीक है, वो भी 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। चलिए अब इतने सारे आरआरबीज का लिस्ट दिया गया है, ठीक है। रेगुलर अपडेट के लिए आप लोग देखते रहेंगे। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, दिया हुआ है आपका ई कॉल लेटर, फिर उसके बाद आएगा कोई भी वेन्यू वगैरह चेंज होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। मिसलेनियस वगैरह यहाँ पे नीचे में दिया गया है, एब्रिविएशन भी यहाँ पे साथ में दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लास्ट में दी गई है। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है और ये मैंने आप लोग को बता ही दिया। लेवल 6 की पोस्ट है स्टेशन मास्टर के समकक्ष। और एक मैंने आपको ये बताने को कहा था कि स्टार्टिंग मैंने अब आपको ये बताऊंगा कि कितनी कितनी पोस्ट किस किस कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो जो टोटल वैकेंसी है उसमें से यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, जनरल के मेल के लिए 157 है, SC 57, ST 28, OBC 104, EWS 38, टोटल 384 पोस्ट। लड़कों के लिए टोटल कितनी पोस्ट हो जाती है मेल कैंडिडेट के 384, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जनरल के 28, SC 10, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 18 है और EWS के साथ टोटल 68 पोस्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन 10% ऑफ टोटल वैकेंसी, ठीक है। तो 45%, जो 45 सीट है वो उनके लिए भी है। तो होप सो आपको सारी चीजें यहाँ समझ में आ गई होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आप लोग को डिस्कशन कर दिया, उसके नीचे में कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। तो होप सो अगर आपको कोई भी डाउट होगा या कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।